वेलकम इन द सेशन ऑफ टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। बेटा ये जो लेक्चर है ये आपका जानते हैं क्या, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल वाला लेक्चर नहीं है। इस लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं बेटे, जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आए हैं हम उनकी एनालिसिस करेंगे। बेटा सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। तो क्यों बेटा ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, जब आप क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं ना बेटे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। मतलब अगर बेटा ये लेक्चर आप फोकस करते हैं, जितने टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन वाले लेक्चर आने वाले हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है लगभग सबका क्या हो जाएगा बेटा, रिवीजन। क्योंकि हर चैप्टर में आप जानते हैं बेटे कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेटा जानते हैं एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेटा यूज भी होंगे, इसलिए मल्टीपल मोर देन 30 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ बेटा हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई सर्किट दी है, कोई क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन अगर वो पूछ सकते हैं तो हम वो क्या कर लेंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसीलिए बेटे बोलते हैं ये सारी बातें आप क्या करेंगे, जब ये इस लेक्चर को देखें बेटे तो आप क्या करेंगे, नोट डाउन। अगर कोई चीज आपको नई चीज मिलती है उसको क्या करना है, नोट डाउन। इमीडिएटली आपको क्या करना है, नोट कर लेना। हाँ हमने ये चीज नई सीखी, यहाँ पे इस पे हमें ध्यान रखना है, इस पे हमें फोकस करना है। क्योंकि बेटा ये नॉर्मल थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल नॉर्मल लेक्चर्स नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला लेक्चर है। यहां पे हो सकता है कुछ चीज क्या होता है बेटे, जो अभी तक हिडन रही है थ्रू द लेक्चर, वो क्या होंगी, बाहर आएंगी। तो बाहर आएंगे बेटा आपको उसी समय क्या करना, उन पॉइंट को तुरंत ग्रैब कर लेना है। ठीक है, तो बेटा हम सब क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस इन अ गिवन सर्किट इज। बेटा यहां पे देखिए सर्किट क्या है, 5 वोल्ट। बेटा यहां पे पॉजिटिव अप है, नेगेटिव डाउन, और एक करंट फ्लो हो रही 5 एम्पियर की, जिसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, अपवर्ड। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा जो ये 1 ओम है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा। अब कुछ हमारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पे कुछ बच्चे, सभी के नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं बेटा, सभी क्या करते हैं, वो करेक्ट आंसर टिक करते हैं। लेकिन कुछ के मन में आता है सर ये भी सोर्स है, ठीक है इसके कारण 5 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि पैरेलल। लेकिन ये जब 5 एम्पियर के करंट है, ये तो 5 एम्पियर इसमें चलाएगा, क्या करंट चलाएगा, तो करंट कितना आ जाएगा वो तो पता ही नहीं चल रही है, पता ही नहीं चल रही। क्योंकि 5 एम्पियर इधर से है, ये वोल्टेज है, इधर से भी कुछ करंट आनी चाहिए। तो अगर इधर करंट आया, इधर करंट है, टोटल करंट कितना आ गया। अगर हमें टोटल करंट ही नहीं पता है तो हम I इंटू आर करके V कैसे कैलकुलेट करें, वो बड़ा सोचने लगते हैं और उसी समय बेटा वो मिस्टेक कमिट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बेटा बस आपको क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल। क्या ये देखिए बेटा 5 वोल्ट है इन पैरेलल टू 1 ओम इन पैरेलल टू 5 एम्पियर सोर्स। मीनिंग आप जानते हैं क्या, पैरेलल में क्या नहीं बदलता बेटा, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप बदलता नहीं है। अब वो करंट सोर्स लगाएं चाहे वोल्टेज सोर्स लगाएं, कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए। पैरेलल में अगर यहां पे 5 वोल्ट है तो यहां पर भी कितना आएगा, 5 वोल्ट, और यहां पर भी कितना आएगा, 5 वोल्ट। इंस्टेड ऑफ आस्किंग वोल्टेज हियर, इफ दे आर आस्किंग वोल्टेज हियर देन व्हाट वी डू, जस्ट ऑल्सो वी राइट 5 वोल्ट। आपको वही करना है, क्यों, क्योंकि इस 5 एम्पियर के क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, पैरेलल में है। तो आपका ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बेटा यहां पे बाय मिस्टेक उन्होंने क्या किया है, मिस्टेक से क्या लिख दिया 5 AV, जबकि यहां पे क्या है 5 वोल्ट। कभी कभी हम भी बेटा कुछ लिखते हैं बोर्ड पे तो बाय मिस्टेक कुछ लिख देते हैं, तो मिस्टेक हो सकती है बेटे। बस ऑप्शन देखिए, यहां पे 5 वोल्ट, जस्ट ये 5 वोल्ट, यहां पे ये ए आप भूल जाइए, ये है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया पहला। बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 एम्पियर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रही है, बताइए 1 एम्पियर के थ्रू करंट कितना फ्लो होगी। देखिए अब बेटा आपको क्या करना है, अगर यहां पे आपको वोल्टेज ड्रॉप पता है और रेजिस्टेंस पता है तो क्या आप करंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कमिट करते हैं मिस्टेक कि 5 वोल्ट, सर आपने अभी बताया कि 5 वोल्ट इधर है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, इस वोल्टेज के कारण यहां पे 5 डिवाइड बाई 1 कैसे लिखेंगे,
5 वोल्ट ऑलरेडी था, तो 5 वोल्ट रेजिस्टेंस में पता है, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। ये तो वोल्टेज सोर्स के कारण आ गया 5 एम्पियर। और दूसरा किसके कारण आ जाएगा बेटा, इस 5 एम्पियर, तो टोटल कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। सर इसमें तो करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रही होगी। और बेटा जैसे ये करते हैं बेटा, उस समय क्या करते हैं आप, मिस्टेक कमिट कर लेते हैं बेटा। ऐसे सर्किट की एनालिसिस नहीं की जाती है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं करते हैं। यहां पे अगर ये वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, तो उनका इफेक्ट भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे बेटा बस जब इसमें करंट पूछा जाएगा, मान लेते बेटा ये है आपका करंट, अगर यहां पे करंट जब भी पूछा जाएगा, जहां वोल्ट वोल्ट है, आपको क्या लिख लेना है, आपको बस ए ए ए ए ए। अगर आप ए लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सेम क्वेश्चन में अब क्या पूछ लिया गया है, करंट। अब देखिए बेटा, यहां पे करंट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बोले 5 वोल्ट के क्रॉस कितना हो जाएगा वोल्टेज, आपने ही देखा है, तो क्या हो जाएगा बेटा V1 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या है 5 वोल्ट, ठीक है। करंट कैलकुलेट करना है, उसमें आई मान लेते बेटा, इसका नाम क्या है आई। तो यहां पे क्या करेंगे, आई को क्या हो जाएगा V1 ओम डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1। तो अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा 5 वोल्ट और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। और कितना आ गया बेटा, ये आपके पास क्या आ गया 5 एम्पियर। इसका मतलब इसका करंट अगर पूछा जाए, करंट ध्यान रहे बेटा, इसी सर्किट में करंट अगर पूछा जाए 1 ओम के क्रॉस कितना हो रहा है, वो कितना है 5 एम्पियर। ध्यान रहे 5 एम्पियर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बेटा, इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछ ले, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी इस ब्रांच में। मान लेते हैं उन्होंने एक यहां पे बेटा क्या क्या यहां पे लिख दिए, ये I1। अगर ये सब ना पूछ के बोल रहे हैं I1 कितना, सारी सर्किट सेम है, बोल रहे हैं I1 की वैल्यू बता दीजिए, या करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स, ये पूछ ले, तो आपको क्या करना है देखिए बेटे। अब बेटा अगर ऐसे पूछ ले तो आपको देखिए इस ब्रांच में करंट पता है, इस ब्रांच में करंट पता है, इस ब्रांच में आपको निकालना है, तो आप क्या लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो केसीएल। आप जैसे ही बेटा क्या करेंगे केसीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे बेटा। ये I1 क्या दिया है आउटगोइंग, तो क्या लिखेंगे प्लस I1। बेटा ये I क्या लिखेंगे प्लस I, और ये 5 क्या है इनकमिंग, तो -5 मस्ट बी इक्वल्स 0। केसीएल तो यही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा ये सारी बातें हो गई है, तो आपको क्या करना है, I की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आई है, तो I1 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल 0। तो I1 इक्वल क्या आ जाएगा बेटा +5 -5 0, तो ये क्या आ गया 0 एम्पियर। बात ध्यान में होना चाहिए बेटे, ये क्या आ गया आपके पास 0 एम्पियर। इसका मतलब यहां से कोई भी करंट नहीं आ रहा है बेटा, ध्यान रहे, वोल्टेज सोर्स के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। ये तो हो गया बेटा तीसरा क्वेश्चन। इसी में चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, पावर सप्लाई बाय वोल्टेज सोर्स, पावर सप्लाई बाय करंट सोर्स, या पावर अब्सॉर्ब बाय रेजिस्टेंस, ये सब भी पूछा जा सकता है। क्यों, आपको बेटा यहां पे वोल्टेज पता है, करंट पता है, यहां पे वोल्टेज पता है, करंट पता है, यहां पे वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो V इंटू आई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा पावर सप्लाई या पावर अब्सॉर्ब। सोर्स बेटा क्या होगा, अगर सोर्स से पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा करंट निकलती है तो क्या होता है पावर सप्लाई। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर करती है तो क्या होता है पावर अब्सॉर्ब। तो ये सारी बातें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस एक सर्किट के ऊपर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बेटा आपने देखा है इन टर्म्स ऑफ पावर वोल्टेज करंट। तो मतलब हर एक ईच एलिमेंट का पावर डिलीवर्ड अब्सॉर्ब, ईच एलिमेंट का वोल्टेज और ईच एलिमेंट का करंट, कुछ भी आप यहां से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सर्किट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे हम सब बात करेंगे। हमने लग रहा है आप ये लिख चुके होंगे बेटे, लिख चुके होंगे, जिसको हटा देते हैं क्योंकि अपने पास जगह कम है। अब पूछ रहे हैं बेटा द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज। अब बेटा इन्होंने ये पूछ लिया, कोई बात नहीं, अगर इन्होंने पूछा बेटा हम इसका भी आंसर देंगे। तो आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इक्वल्स IR, या इसी को आप लिख सकते हैं बेटा I इक्वल्स GV। ये दोनों ही क्या है बेटा ओम्स लॉ है, Y इक्वल्स mx के फॉर्म में। अच्छा बेटा अगर ये ओम्स लॉ है, जब आपने इसको प्लॉट किया बेटा तो आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, यहां पे अगर V लिखते हैं, यहां पे I लिखते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से एक ओरिजिन से लाइन पास होने वाली मिलेगी, और इसका स्लोप अगर VI है तो बेटा क्या हो जाएगा R, इसका स्लोप क्या होगा बेटा R के बराबर।
अगर इसको प्लॉट करते बेटा तो यहां पे I आता, यहां पे V आता, तो स्लोप क्या हो जाता है G, और G का मतलब क्या आता है 1/R, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब बातें आपको क्लियर है। तो अब बेटा क्या है, ये क्या है आप देख रहे हैं, क्या एक लीनियर सिस्टम है, एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और इसी ये सिस्टम ही बेटा क्या होता है, लीनियर होता है। तो मतलब ये कर्व क्या होता है बेटे, लीनियर। तो यहां पे ध्यान रहे, ये आपके पास ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब बेटा कंफ्यूज नहीं हो रहा, जब हम सब लेक्चर पढ़ रहे थे बेटा हमने क्या किया था, बस इतना ही पार्ट ले लिया था, इतना ही पार्ट, क्या एक जगह पे आई लिखे, एक जगह पे वी लिखे, और इसको ऐसे ड्रॉ कर दें। इसका ये मतलब नहीं कि अगर निगेटिव डायरेक्शन में बेटा, अगर आपने निगेटिव डायरेक्शन में कुछ किया तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं था। अभी हमने क्या किया बेटा, ये। अब मान लेते बेटा एग्जाम में अगर आप पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, एक में तो ये वाला है और एक में हम देखिए क्या ले लेते हैं बेटा, थोड़ा हिस्सा देखिए, ऐसा है, यहां पे V लिखा है, यहां पे I, और यहां पर बस यहां तक बना दिए। तो यहां पे एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, तो बेटा आप किसको सही टिक करेंगे, तो इसको सही टिक करेंगे। एग्जाम में क्या बोल रहे हैं बेटा, हम बोल रहे हैं ये, मान लीजिए कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, और दोनों ही है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, जो दोनों ही क्या है, दोनों ही डायरेक्शन में जो क्या बने हैं बेटे, कर्व बना है, अपोजिट क्वाड्रेंट में जो बने हैं। ठीक है, तो इसको आप टिक करेंगे बेटा, ऊपर वाले को, छोटे वाले को नहीं। ठीक है, ये सारी बातें हमें लगता है क्लियर हो गई। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या पूछ रहे हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज इसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या है ऑप्शन, रेसिप्रोसिटी, लीनियरिटी, डुअलिटी, नॉन लीनियरिटी। जो सुपरपोजिशन होता है बेटे, जो सुपरपोजिशन होता है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, क्वेश्चन ये है। अच्छा, अब बेटे ये क्वेश्चन आप जानते हैं, सुपरपोजिशन का यूज किस लिए किया जाता है, हमने बताया था, हमने क्या बताया था बेटा, सुपरपोजिशन जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं, आप यूज करते हैं टू चेक द लीनियरिटी। इसका मतलब सुपरपोजिशन इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी, और कुछ है ही नहीं। तो यहां पे आपको क्या करना है बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 watt 220 volt lamp of that of 100 watt 110 lamp will be। उन्होंने क्या किया बेटा, दो लैंप की रेटिंग दी हुई है, और लैंप की रेटिंग देके पूछ रहे हैं क्या, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो लैंप नंबर 1, तो L1 क्या दिया बेटे, 100 वाट, अच्छी बात है 100 वाट, और दूसरी क्या दिया है बेटे, वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, 220 वोल्ट। ध्यान रखिए L2 क्या होता है बेटे, L2 उन्होंने फिर से क्या लिखा, 100 वाट, और वोल्टेज क्या है 110 वोल्ट। ध्यान रहे बेटा, जब भी लैंप, हीटर, बल्ब ये सब मेंशन किया जाए तो आप पावर निकालने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन बेटा, P = V²/R। ये है क्यों बेटा, ये क्योंकि आपकी डोमेस्टिक सप्लाई होती है, उसका कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल, और पैरेलल में सेम क्या होता है बेटा, वोल्टेज, तो इसलिए वोल्टेज। और आप अगर क्या कर रहे हैं, लोड बदल रहे हैं, एप्लियंसेस बदल रहे हैं, तो बदल क्या रहा होगा, रेजिस्टेंस बदल रहा होगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, V × I भी है, उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा बेटा, V भी वेरिएबल, I भी वेरिएबल, आपको सबको निकालना है। और देखिए जबकि आप जानते हैं बेटा क्या, अगर आप लोड बदल बदल के लगा रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस बदल रहा है, तो आपका फार्मूला तो रेजिस्टेंस भी आना चाहिए। और पैरेलल कनेक्शन होता है बेटा डोमेस्टिक सप्लाई जनरली, तो उसको आप क्या होना चाहिए बेटा, वोल्टेज आना चाहिए। तो एक टर्म में वोल्टेज आना चाहिए, एक टर्म में रेजिस्टेंस, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, ध्यान रहे, डोमेस्टिक सप्लाई पैरेलल कनेक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई बेटे, इसमें V तो कॉन्सेप्ट रहेगा। अब उन्होंने रेजिस्टेंस पूछा है, पावर दिया हुआ है, तो आप जानते हैं बेटे क्या लिख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है यहां पर। तो आप क्या काम करेंगे बेटा, P1 इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, V1² डिवाइड बाई R1। ध्यान रहे बेटा, सप्लाई पैरेलल कनेक्शन वाला ही यूज करेंगे। कुछ बच्चों के मन में सर यहां तो वोल्टेज बदल रहा है, बेटा बदल रहा है, उन्होंने अलग अलग सप्लाई अलग अलग रेटिंग की दी हुई है, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब भी बेटा एप्लियंसेस दी जाती है तो आपको क्या देखना है, डोमेस्टिक सप्लाई मींस पैरेलल कनेक्शन। अगर उसी सोर्स बेटा क्या कनेक्ट करें, डिफरेंट एलिमेंट उसी सोर्स से क्रॉस कनेक्ट करते जाएंगे तो वोल्टेज क्या होता जाएगा, सब में सेम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे सोर्स ही बदल रहे बेटा, इसका ये मतलब है सोर्स ही बदल रहे हैं।
केवल कनेक्शन करने से वोल्टेज नहीं बदल रहा है, ध्यान रखना है बेटा, केवल कनेक्शन करने से वोल्टेज नहीं बदल रहा है। ये वोल्टेज क्या है? सोर्स वोल्टेज है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। ड्यू टू कनेक्शन वोल्टेज में चेंजेस नहीं आना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या? पैरेलल कनेक्शन। अगर कनेक्शन के कारण क्या है वोल्टेज में चेंज आता है बेटा, तो पैरेलल नहीं हो सकता है सीरीज या मिक्स ऑफ पैरेलल सीरीज हो, मतलब सीरीज को होना ही है बेटा। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा बेटा। तो P1 इक्वल V1 स्क्वायर बाई R1, और आपको क्या निकालना बेटे? R1 निकालना है। तो R1 क्या हो जाएगा बेटा? V1 स्क्वायर डिवाइड बाई P1, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट बेटा इसी तरीके से अगर हम R2 भी यहीं पे लिख लें तो R2 क्या हो जाएगा बेटा? V2 स्क्वायर डिवाइड बाई P2, बस। अब उन्होंने रेशियो पूछा बेटे किसका? R1 डिवाइड बाई R2 का, तो यहां पे क्या लिखना है? R1 बाई R2, और R1 की जगह पे क्या आएगा बेटा? V1 स्क्वायर डिवाइड बाई P1, और ये क्या हो जाएगा बेटा? V2 स्क्वायर डिवाइड बाई P2, बात समझ में आ गई। अब आपको सारी वैल्यू दी है बेटा, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बेटे हम क्या कर सकते हैं? ये आपने लिख ही लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिए। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या? R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स V1 स्क्वायर डिवाइड बाई P1। तो V1 क्या है बेटा आपका यहां पे? 220 होल स्क्वायर डिवाइड बाई P1, P1 क्या है बेटा? 100 वाट डिवाइड, यहां नेक्स्ट देखिए बेटा क्या दिया है? V2 स्क्वायर, V2 क्या है? 110 होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा? 100, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये यहां से कैंसिल। अब देखिए 110 को बेटा इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जा रहा है, तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, R1 डिवाइड बाय जो R2 आएगा वो क्या आ जाए? 2 टाइम में जा रहा है, 110 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 220 आएगा, तो 2 होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 होल स्क्वायर को वहीं पे रखना, ये 4 आ गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे देखिए ऑप्शन ए 4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा आप हमेशा ध्यान रखेंगे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटे, नेक्स्ट पे, if 410 microfarad capacitor are connected in parallel then net capacitance is। अब उन्होंने क्या बोला है? इसको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बेटा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब आपको इन्होंने 1 2 3 4 ऐसे कुछ कनेक्ट किया। अब बोले जो यहां से ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा वो बताइए। अब बेटा पैरेलल में है तो पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घटता है? पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ता है। इसका मतलब जब आप C इक्विवेलेंट करेंगे बेटा पैरेलल के लिए क्या लिखते थे? C इक्विवेलेंट इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक है। अब सभी बराबर है बेटा, पैरेलल में ही कनेक्ट करें, सभी बराबर है। और कितने हैं बेटा? 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा? 40, और कितना है? माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड। यही अगर सीरीज में बोलते तो क्या होता बेटा? सीरीज में वैल्यू, नेट कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होती बेटे? घटती है, तो घटती है तो क्या हो जाता है बेटा? यहां पे C डिवाइड बाई 4 अगर बराबर है, अब C डिवाइड बाई 4, ये सीरीज की बात कर रहे हैं बेटा नीचे, तो C डिवाइड बाई 4, तो यहां पे देखिए C की वैल्यू कितनी है? 10, और डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा? 2.5 माइक्रोफैरड। ये है सीरीज का और ये है पैरेलल का। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? पैरेलल, तो आपको ऑप्शन किसके साथ जाना है? आपको ऑप्शन के साथ बेटा बी के साथ जाना है। बी इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये सारी बातें बेटे आप ध्यान रखेंगे सीरीज। और यही अगर रेजिस्टेंस होता है बेटा, तो रेजिस्टेंस में अगर पैरेलल में होता है तो क्या होता है? घट जाता। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? अगर ये सब रेजिस्टेंस होता है तो पैरेलल के लिए क्या लिखते हैं? R इक्विवेलेंट R/4 ये लिखते हैं पैरेलल के लिए। अगर सीरीज का रेजिस्टेंस पूछा होता तो आप क्या लिखते बेटा? R इक्विवेलेंट 4 है तो 4 इंटू R। ये रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? ये होता है। ये क्या है बेटे? ये क्या है? पैरेलल। ये क्या है? सीरीज, रेजिस्टेंस के लिए। बात समझ में आ रही? ये आपने क्या लिखा बेटा? पैरेलल। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। और ये क्या है? सीरीज के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बेटा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको जगह को हम खाली कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्या बोल रहा है। अ वोल्टेज डिवाइडर, डिवाइडेड लिखते हैं बेटा, यहां पे डिवाइडर है। अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड इट्स थेवेनिन इक्विवेलेंट आर शोन बिलो। द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH। उन्होंने क्या किया? एक वोल्टेज डिवाइडर को दिखाया हुआ है और क्या दिखाया बेटा?
इन्होंने एक इसका इक्विवेलेंट को भी दिखा दिया है, अच्छी बात है, दिखा दिए, कोई बात नहीं। अब बोला जो VTH RTH जो इक्विवेलेंट है वो कितना होगा। अब बेटा पहले एक बार क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ऑप्शन पे देख लेंगे किस ऑप्शन में क्या क्या, यहां पे 10 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट मतलब रिपीटेड वोल्टेज है तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा। फिर क्या है बेटा, रेजिस्टेंस क्या है, 80 ओम 80 ओम 48 ओम 50 ओम, इसका मतलब दो रेजिस्टेंस बेटा देखिए सेम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। अगर बेटा सब में यूनिक रेजिस्टेंस होता है तो केवल RTH निकालते हैं, या सब में यूनिक वोल्टेज होता तो हम केवल VTH निकालते हैं, आंसर को टिक कर देंगे। ऐसे समय की बचत होती है, ध्यान रखें बेटे। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले एक बार ऑप्शन जरूर देखिए, ठीक है। अब यहां पे बेटा पूछा गया, यही आपकी सर्किट है, सर्किट आपको विजिबल है बेटा, बहुत है। ये 10 वोल्ट है, ये 120 ओम है और 80 ओम है, ए और बी यहीं पे लिखा हुआ है उन्होंने, और इसी के क्रॉस उन्होंने पूछ लिया बेटा कि क्या थेवेनिन क्या होगा। अच्छी बात है बेटा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब VTH निकालने के लिए बेटा यहाँ पे VOC यहीं पे निकालते हैं, क्या VOC, और यही क्या होता है आपका VTH होता है। अच्छा ये VOC कितना होगा बेटा, इन पैरेलल टू किसके है, 80 ओम, 80 ओम के पैरेलल में है। तो 80 ओम के पैरेलल में अगर हमें यहां का वोल्टेज पता चल जाए 80 ओम के अक्रॉस, 80 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए तो वही तो क्या हो जाए बेटा, VTH या VOC। अब बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है क्या बेटे, आपको लगाना है वोल्टेज डिवाइडर। तो आप जानते हैं क्या बेटा, हमें अगर VOC निकालना है तो VOC इक्वल्स क्या हो जाए बेटा, 80 इसके क्रॉस वोल्टेज तो 80 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 80 प्लस 120, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इनटू सोर्स वोल्टेज 10। अब देखिए VOC इक्वल्स आपके पास आया बेटा 80 और 120 प्लस 80 200 और इंटू 10। अब देखिए बेटा यहां से जीरो कैंसिल हुआ, ये आ गया आपके पास VOC कितना आ गया बेटा, VOC इक्वल्स VTH इक्वल्स आपके पास आ गया 4 वोल्ट। बात समझ में आ गई, 4 वोल्ट। अब दो ऑप्शन में 4 वोल्ट है। अब बेटा अभी भी सॉल्व नहीं करना, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और यहीं से तो देखेंगे, यहीं से यहां से अगर आप देखते हैं, यहां से अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये 120 ओम भी तो पिक्चर में आएगा और 80 ओम भी पिक्चर में आएगा। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट तो 80 ओम तो हो नहीं सकता, 80 ओम से अदर होना चाहिए, अदर होना चाहिए। और 80 ओम से अदर कौन है बेटा, ये तो 80 ओम वाला आंसर है, और 80 ओम वाला है क्या, नहीं। सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं बेटा। इसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपके पास पिक्चर में कौन कौन आएगा, 80 ओम और 120 ओम। 80 ओम और 120 ओम रेजिस्टेंस का बेटा, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल, अभी क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन वो तो 80 ओम तो नहीं आएगा। तो 80 ओम से कुछ अलग आएगा, कुछ अलग आएगा तो बेटा 80 ओम से कुछ अलग 4 वोल्ट के साथ क्या है बेटा, ऑप्शन सी। तो इसको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी बेटे, आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन देखते हैं बेटे, ठीक है। अब बेटा ये आपने VOC देखा हुआ है, इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा देते हैं, आपने रख लिया है। अब बेटा आप क्या करते हैं, थेवेनिन वोल्टेज को निकालने के लिए बेटा, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करें, यहीं से RTH इनसाइड देखते हैं, AB पॉइंट को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, यहां पे दूसरा रेजिस्टेंस, और ये रहा आपका AB, और यहीं से इनसाइड देखना है RTH। अब देखिए बेटा ये 80 ओम है और ये क्या हो गया 120 ओम। बेटा ध्यान रहे आपको क्या देखना है, अब इसके रेस्पेक्ट में आप कनेक्शन नहीं देख रहे हैं, आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बेटा, ए और बी के रेस्पेक्ट में कनेक्शन देख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो ये 80 ओम है कहां कनेक्ट है बेटा, इसका 80 ओम का एक टर्मिनल कहां कनेक्ट है, ए पे। तो 120 ओम का भी एक टर्मिनल कहां पे कनेक्ट है, ए पे, ठीक है। 80 ओम का दूसरा टर्मिनल कहां पे है बेटा, बी पे। तो 120 ओम का भी दूसरा टर्मिनल कहां है, बी पे है। देखिए बेटा ये वायर यहां पे आया है तो सेम वायर है, इसलिए ये इतना हो गया। तो इसका मतलब जो 80 और 120 ओम है वो क्या हो गए हैं, पैरेलल। तो RTH आपका क्या हो गया बेटा, 80 इन पैरेलल टू 120। बात समझ में आ गई। और इसको हम लिखेंगे बेटा 80 इंटू 120, सॉरी 120 और उसका एडिशन करेंगे तो आपके पास 200 आ जाएगा बेटा। अगर 200 आ गया तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 0 से 0, ये 2 4 जा, तो आपके पास RTH जो आ जाएगा बेटा वो आ गया 4 इंटू 12, और 4 इंटू 12 कितना होता है बेटे, 48 ओम। तो ऑप्शन देख लीजिए बेटा, बिना सोल्यूशन किए भी हमने यही किया था, अभी भी यही करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है, सी ऑप्शन। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। नेक्स्ट हम सब देख लेते हैं बेटा।
सिक्स्थ आपने देख लिया। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ पीरियोडिक ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स एक्स ऑफ टी विथ अ टाइम पीरियड ऑफ 25 सेकेंड हैज अ पल्स विड्थ ऑफ 9 सेकेंड एज सोन इन फिगर, द आरएमएस वैल्यू ऑफ वेवफॉर्म। अब बेटा इसका पूछे हुए हैं, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, यही उन्होंने पूछा बेटे। एक स्लाइड बाय मिस्टेक बेटा उन्होंने क्या किया, रिपीट कर दिया था, कोई बात नहीं बेटा, हमने उसको स्किप कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे ये पूछ रहा है बेटे, अच्छी बात है, 7th नंबर का इसका आरएमएस पूछ रहा है। अब बेटा ये क्या है, रेक्टेंगुलर पल्स, इसकी आरएमएस क्या लिखते हैं बेटे, आपको पता ही है, वी आरएमएस इक्वल्स क्या होता है, वीएम इंटू रूट डी। रूट डी, डी का मतलब क्या है बेटा, ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल कैसे निकालते हैं बेटे, डी इक्वल्स आप लिखते थे टी डिवाइड बाय कैपिटल टी। ये क्या है, टाइम पीरियड, ये क्या है, ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब बेटा ये जितने देर के लिए क्या रहा है, ऑन, ये वाली बात। अच्छा टी कितना है बेटा, देखिए उन्होंने बोला भी है क्वेश्चन में कितना, 9, अच्छी बात है। और टोटल कितना बेटा, 25, यहां से यहां देखिए 25 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 25। इसको ऐसे ही रखे बेटा, कोई सोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। वीएम की वैल्यू कितना बेटा, 6 वोल्ट। तो आरएमएस क्या हो जाएगा, आरएमएस आपको क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे 6 इंटू रूट 9 डिवाइड बाई 25, और ये अगर सोल्यूशन कर देंगे तो आपके पास बेटा 3/5। अब बेटा 3/5 करेंगे तो 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 5। अच्छा इसको कैंसिल कर देंगे तो बेटा 3 बचा 3.6, और ये क्या आ जाएगा बेटा, वोल्ट। आप ध्यान रहे, तो यहां पे ऑप्शन देखिए बेटा, सी इज द राइट ऑप्शन। जो यहां पे सी है वो क्या है, सही ऑप्शन है इसका आरएमएस। अगर बेटा एवरेज पूछते तो आपको क्या करना था, तो एवरेज अगर आपको पूछते तो आप क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए वीएम इंटू डी, यही तो करते थे, ये आपके पास क्या आ जाता, एवरेज वैल्यू आ जाती। तो उन्होंने आरएमएस पूछा है तो ये पूछ, फॉर्म फैक्टर भी पूछते तो वो भी आप निकाल सकते थे बेटा, क्या, आरएमएस डिवाइड बाई एवरेज, ठीक है, ये सारी बातें। तो ये रहा बेटा 7th नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम इन द सर्किट रिजल्ट्स इन। अच्छा वो पूछ रहे हैं जब किसी सर्किट में क्या करते हैं बेटा, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या देता है, क्या वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स देता है कि एक आइडियल करंट सोर्स देता है, या एक करंट सोर्स एंड अ पैरेलल इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस बेटा, ध्यान रखें इसका भी यूनिट क्या होता है बेटा, ओम होता है। जब आपके पास रिएक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं रेजिस्टेंस के साथ तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। बात समझ में आ गई। तो उन्होंने बोला है करंट सोर्स एंड इंपीडेंस एंड पैरेलल इंपीडेंस, ऐसा लिखना चाहिए, उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, इन पैरेलल अ वोल्टेज सोर्स एंड अ इंपीडेंस इन सीरीज। तो बेटा आपको क्या होता है, थेवेनिन जब भी अप्लाई करते हैं तो एक सिंप्लीफाइड सर्किट देता है, और उसके पास क्या होता है बेटे, ये होता है, एक वीटीएच होता है और एक क्या होता है बेटे, आपके पास आरटीएच, और ये होता है बेटा ओपन। तो ये इक्विवेलेंट, ये आरटीएच। तो आपके पास यहां पे कौन सा ऑप्शन बन जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। आपका ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट। आपका ऑप्शन डी इज राइट। अगर ये नॉर्टन होता है बेटा, नॉर्टन, तो आप जानते हैं नॉर्टन में क्या होता है बेटा, एक करंट सोर्स और एक क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस या इंपीडेंस। तो यहां पे क्या होता है बेटा, ये आपके पास बन जाता, और ये क्या होता, आरएन होता बेटा, ये आपका आरएन होता, और ये क्या होता है आपका आईएन। बात समझ में आ रही बेटे, ये आपके पास बन गया, ये नॉर्टन। अगर नॉर्टन पूछे होते तो ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, थेवेनिन। थेवेनिन पूछे तो आपके पास ऑप्शन कौन रहेगा बेटा, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए बेटे क्या है। अब इन्होंने पूछा है सुपरपोजिशन थ्योरम required as many circuit to be solved as there are node, source, loop and none of above। अब बोल रहे हैं क्या, अगर आप सुपरपोजिशन से किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कितनी नंबर ऑफ सर्किट सॉल्व करनी पड़ सकती है, बड़ी बात। अब बेटा यहां पे नोड, सोर्स, लूप्स कितनी बार, बेटा आप जानते हैं सुपरपोजिशन क्या बोलता है, आपको उन्होंने बोला था अगर किसी भी सर्किट में जो कि लीनियर है, कोई लीनियर सर्किट है, अगर उसमें नंबर ऑफ सोर्स कनेक्टेड है और आपको किसी एलिमेंट के क्रॉस रिस्पांस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करिए, इंडिविजुअल सोर्स के कारण, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, इंडिविजुअल सोर्स के कारण उस एलिमेंट के क्रॉस रिस्पांस कैलकुलेट करिए। जब आप सभी सोर्स के कारण आपके पास रिस्पांस यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल रिस्पॉन्स, ऐसा बोला था। इसका मतलब हर एक सोर्स के लिए आपको एक सर्किट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगर 5 सोर्स है तो आपको कितनी सर्किट सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा, 5 बार इन सुपरपोजिशन थ्योरम। तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा आंसर, यहां पे ऑप्शन बी। ये जस्ट स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, सुपरपोजिशन। तो इसीलिए बेटे क्या करते हैं, इसको ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन विच, एक्टिव एलिमेंट कहते किसे हैं बेटा, डेफिनेशन से ही क्लियर है, आपको पता है। अब ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, रिसीव्स एनर्जी। बेटा क्या एक्टिव एलिमेंट रिसीव करता है एनर्जी, वो तो एनर्जी मॉडिफाई करके क्या करता होगा, सप्लाई। ठीक है, आप नेटवर्क पढ़ रहे हैं बेटा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। यहां पे बेटा क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करने वाले दो हैं, एक वोल्टेज सोर्स और क्या है, करंट सोर्स। और एनर्जी लेने वाले कौन कौन से हैं बेटा, रेजिस्टेंस। अब बेटा टेम्पररी अगर बात करेंगे तो कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं बेटा, वापस भी कर देते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी उनको क्या कंज्यूम करते हैं बेटे, जीरो कंज्यूम करते हैं। फिर भी टेम्पोरली तो लेते ही हैं बेटा, क्योंकि फ्लक्चुएशन, जब आपने पावर कैलकुलेशन की थी तो आपके पास एनर्जी आया हुआ था। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं उनके। आपने देखा था भी बेटा, तो कितना करते थे, हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटर के लिए, और इंडक्टर के लिए क्या था, हाफ LI स्क्वायर। आपको सब पता है बेटे। तो यहां पे बोल रहा है एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट is one which receives energy, supplies energy, dissipates energy, both receive and supply। बेटा जो एक्टिव एलिमेंट होता है जनरली वो क्या करता है बेटा, सप्लाई करता है एनर्जी को, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम या फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसे बोल सकते हैं बेटा। क्या करता है, ये सप्लाई करता है एनर्जी को फॉर लॉन्ग टाइम, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या करते हैं बेटा, एनर्जी को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, 4 रेजिस्टेंस 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 20 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज। बेटा ये क्वेश्चन सोल्यूशन करने से पहले ध्यान दीजिए, सभी रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, ध्यान रहे पैरेलल में। और अगर पैरेलल में आपने इक्विवेलेंट निकाला है, पैरेलल में अगर आप इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे से भी छोटा होता है, और छोटा क्या है बेटा, 2 ohm। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 ohm से भी छोटा, और 2 ohm से छोटा कोई ऑप्शन में क्या है, केवल एक ऑप्शन है, क्या है, 1 ohm। सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, 1 ohm इज द राइट ऑप्शन। कुछ बच्चे बोले सर ये तो कैलकुलेट करके तब निकालते हैं, तब आंसर टिक करते हैं। बेटा आपका टाइम जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट हमने लाइन में लिखवाया है कि अगर सीरीज होगा तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो बड़े से भी बड़ा, अगर पैरेलल है जो इक्विवेलेंट आएगा छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा क्या है, 1 ohm, क्योंकि सबसे छोटा 2 ohm है और उससे छोटा क्या है, 1 ohm, और सभी ऑप्शन क्या है बेटा, उससे बड़े। अब सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए बेटा रेजिस्टेंस जब पैरेलल में आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे। हमने तो आंसर पहले ही टिक कर दिया बेटा पढ़ते ही, लेकिन अब कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट बेटा करेंगे तो 1/R1 1/2, 1/R2 1/4, 1/R3 1/5, और बेटा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/20। यही तो हो गया। अब बेटा इनका एलसीएम लेंगे तो हमें लगता है इसका एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, 20 ही तो आ रहा है, 4 5 2 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 20 ही एलसीएम आ रहा है। ठीक है, आने दीजिए। अब बेटा क्या करेंगे, अगर इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 के रेस्पेक्ट में यहां पे 10 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 10। ये क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 5। ये क्या आ जाएगा बेटा, इसके रेस्पेक्ट में 4, और इसके रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 20 है तो 1 आ गया। अब इसको ऐड करिए बेटा, 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 प्लस 1 कितना आ गया बेटा, 20, और डिवाइड बाई 20 कैंसल हो गया बेटा 1। अब 1/R इक्विवेलेंट 1 है तो R इक्विवेलेंट भी अगर निकालेंगे तो आपके पास क्या आ गया बेटा, 1 ohm। तो ये आपका क्या रहा, ऑप्शन, तो 1 ohm। वैसे ऐसे क्वेश्चन बेटे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, कैलकुलेशन तो पूछी होंगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो ये रहा आपका 11th नंबर का। 12th नंबर का क्वेश्चन बेटा देखिए, द एफिशिएंसी नॉर्मली ऑब्टेन्ड इन अ सर्किट अंडर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज। आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटे, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप लगाते हैं उसकी इफिशियंसी कितनी ऑब्टेन होती है।
तो बेटा आप जानते हैं ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हमने इसको प्रूव भी किया। कितनी आई थी बेटा? 50%। सोल्यूशन नहीं करना, 50%। और ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सी। इसका नोट में हमने दिया है बेटा, जो मैक्सिमम पावर की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? 50%। और आप बेटा लिख भी सकते हैं, यहां पे देखिए मैक्सिमम पावर, यहां पे अगर हम इरेज कर दें, ये क्या होता है बेटा? आपके पास क्या होता है? आरटीएच। और ये क्या है आपका बेटा? आरएल। और आरएल क्या है बेटा आपके पास? आरटीएच के बराबर, तभी तो क्या होगा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और ये क्या हो गया आपके पास बेटा? वीटीएच। ये आपका क्या हो गया बेटा? वीटीएच। बात समझ में आ गई? अब आरएल के क्रॉस जो आउटपुट आता है बेटा, जो पावर आता है यहां पे, उसी को आउटपुट पावर बोलते हैं। तो यहां पे बेटा क्या पावर आता है? आपने देखा था मैक्सिमम पावर पीएम इक्वल कितना आया था बेटा? वीटीएच होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आरटीएच। इक्वेशन नंबर 1। और बेटा अगर इनपुट मतलब ये कितना पावर डिलीवर करेगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? पी आई से हम डिनोट, पीएम मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, पी आई कितना हो जाएगा बेटा? ये वोल्टेज कितना हो गया बेटा? वीटीएच होल स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? आरटीएच प्लस आरएल, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 आरटीएच। बेटा ऑलरेडी इसको हमने किया हुआ है, ऑलरेडी किया है, तो ये हो गया। अब आपको पूछा है बेटा इफिशियंसी, तो आपको क्या लिखना है? इफिशियंसी इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? पी मैक्सिमम ट्रांसफर डिवाइड बाय इनपुट पावर। तो आपके पास क्या आ गया? वीटीएच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आरटीएच, और यहां से वीटीएच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आरटीएच, और इनटू अगर 100 कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा। और ये देखिए बेटा सब कैंसिल हो रहे हैं, और ये यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, तो यहाँ पे 100/2 हो जाएगा। तो आपके पास एफिशिएंसी कितनी आ गई? 50%। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी 50%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हालांकि एग्जाम बेटा सॉल्व नहीं करना है, अभी से आप प्रिपेयर रहिए कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 13th नंबर का। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी फॉर नेटवर्क ऑफ गिवन फिगर इज। अब बोल रहे हैं एक नेटवर्क है, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? बेटा ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सर्किट है। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बेटा? सबसे पहला हमारा रूल है सभी ऑप्शन देखेंगे, कुछ ऑप्शन में क्या सिमिलरिटी है क्या? हाँ बेटा थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है, आरटीएच में भी सिमिलरिटी है, वीटीएच में सिमिलरिटी, मतलब सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो कर लेते हैं बेटे। अगर आपको बेटा वीटीएच कैलकुलेट करना है तो आपको यहां से यहां के बीच का वोल्टेज चाहिए, निकाल लेते हैं बेटे। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये यहां पे सर्किट को ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका पॉइंट ए है, ये हो गया आपका पॉइंट बी, और यहां पे बेटा आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ये है आपके पास एक वोल्टेज सोर्स, ये एक है ये वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये है बेटा आपके पास 10 वोल्ट, और ये क्या है 20 वोल्ट, और यहां पे क्या है 5 ओम। अब यहां पे क्या है बेटे 15 ओम। बात समझ में आ गई? ये हो गया, ये आपका ए है और ये है आपका बी, ये पॉइंट के नाम। ठीक है, अब बेटा यहां पे देख रहे हैं इस साइड 10 वोल्ट है, ये क्या है 20 वोल्ट है। आप जानते हैं करंट हमेशा किधर चलती है बेटे? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो जो आपके पास करंट की डायरेक्शन आएगी यही तो आएगी। ठीक है, अब करंट कितना है बेटा? सभी एलिमेंट क्या है सीरीज में है, तो आपको करंट कितनी आ जाएगी बेटा? करंट जस्ट आई इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा बेटा? ये देखिए ये 20 वोल्ट इधर करंट चलाना चाहता है, लेकिन 10 वोल्ट क्या करना चाहता है? इधर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं नेट किधर होगा? 20 - 10 इधर वोल्टेज। और रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल बेटा? 5 + 15 कितना आ गया? 20। और ये क्या हो गया बेटा? 10/20, और ये क्या आ गया? हाफ एम्पियर। हाफ एम्पियर की करंट आपकी इधर चलेगी। लेकिन आपको तो क्या निकालना है बेटा? ओपन सर्किट वोल्टेज। ये ऑलरेडी ओपन है, यहां पे देखिए कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन है। तो यहां का वोल्टेज निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? यहीं से ही बीच में एक क्या करेंगे? केवीएल लगा देंगे। ठीक है, केवीएल लगाते हैं बेटा। ये देखिए पॉजिटिव प्लेट है, तो यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव प्लेट का प्लस, और ये है नेगेटिव। करंट बेटा देखिए इस रेजिस्टेंस से किधर जा रही है? इधर से इधर, तो ये मान लेते हैं पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब बेटा वीएबी, हमें कौन सा वोल्टेज चाहिए? वीएबी के बीच में, तो यहां पे हम मानते हैं क्या बेटा? ये देखिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बात समझ में आ गई बेटे? इधर पॉजिटिव दिया बेटा, इधर नेगेटिव। अब इसके बीच का जो वोल्टेज है इसका नाम दे देते हैं वीएबी के बीच, एबी के बीच में, तो इसका नाम देते हैं क्या बेटा? वीएबी। बीएबी इसका नाम दिए। अब बाई केवीएल, ठीक है।
अब बेटा आप कहां से कहां, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो बेटा राइज है कि ड्रॉप, राइज को क्या लिखते हैं, प्लस वी, प्लस से माइनस बेटा क्या है, ड्रॉप, माइनस 5 इंटू बेटा क्या हो जाएगा 1/2, रेजिस्टेंस इंटू करंट, आपके पास क्या आ जाता है बेटा, वोल्टेज। तो यहां पे करंट कितना है बेटा 1/2 और आपका रेजिस्टेंस कितना है 5। बेटा प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कितने से 10 और इट मस्ट बी इक्वल्स 0। तो ठीक है, ये आ गया। अब वी आपको सॉल्व करना है बेटे, इन्हीं को क्या कर लेना है उस साइड, ये माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2.5 प्लस का, ये प्लस 10 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया बेटा 12.5 वोल्ट। अब इसमें से देखिए बेटा, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई, या तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी। अब अगर रेजिस्टेंस निकालने बेटा, रेजिस्टेंस, तो आपको बेटा पूरा आंसर आ जाएगा, रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस देखिए कितना होता है, ये तो 12.5 VTH आ गया है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। देखिए क्या है, इसको यहां से इरेज करते हैं। अब बेटा आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को जब आप निकालते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे बेटा, ए और बी के पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ध्यान रहे, जब आप अभी निकाल रहे तो बेटा किसके रेस्पेक्ट में, यहां पूरे के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, तब आप ये नहीं देख रहे थे विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेजिस्टेंस। ध्यान रहे, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटे, जब आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो जितने सोर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डिसेबल। अगर वोल्टेज सोर्स को डिसेबल करते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स को डिसेबल करते हैं तो क्या होता है, ओपन सर्किट। ध्यान रहे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट सर्किट। तो अगर इसका इक्विवेलेंट बनाए तो आपको क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट, ये है आपका 5, ये है क्या है बेटा 15 ओम। और किसके रेस्पेक्ट में देखना है बेटा, ए और बी के रेस्पेक्ट में। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब बेटा आपको यहां से देखना है, यहां से। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं 5 ओम कहां कनेक्ट है बेटा, 5 ओम का एक टर्मिनल कहां कनेक्ट है, ए पे कनेक्ट है, वायर है, और दूसरा कहां कनेक्ट है, बी पे। इसी तरीके से 15 ओम का एक टर्मिनल कहां पे कनेक्ट है, ए पे, और दूसरा कहां कनेक्ट है, बी पे। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस के टर्मिनल कनेक्ट है कॉमन पॉइंट्स पे। तो अगर कॉमन पॉइंट्स पे कनेक्ट है तो दोनों कहां होंगे बेटे, पैरेलल में है। या इसका इक्विवेलेंट अगर आप बनाएंगे बेटा तो आप क्या लिखना है, ये ए लिख लीजिए, ये बी लिख लीजिए। अच्छा, ये ए हो गया, इस बी हो गया, तो देखिए ए और बी के बीच में क्या है बेटा, ये 5 ओम, तो यहां पे क्या लिखना है 5 ओम, 5। अब बेटा ए और बी के बीच में क्या है 15, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15। बस बेटा वायर को बस ऐसे किए हैं, चेंज किए हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अगर ये पैरेलल में है तो आप क्या निकालेंगे बेटा, RTH इक्वल्स क्या आ जाएगा, 5 इंटू 15, 2 रेजिस्टेंस और 5 प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 इंटू 15 और ये क्या हो जाएगा बेटा 20। अब बात समझ में आ रही, अगर बेटा 20 आ गया तो यहां पे हम पॉइंट लगा देते हैं और इसको क्या करते हैं, कैंसल कर देते हैं। तो अगर आपको कैंसिल या डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटे, 7.5 डिवाइड बाई 2, और इसको क्या करेंगे, इसको अगर कैंसिल करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 3.75 ओम। इसको डिवाइड करें और 3.75 मतलब कौन सा ऑप्शन हो रहा है बेटा आपका, सी इज द राइट ऑप्शन। सी आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये 13th नंबर का क्वेश्चन था। यहां बेटा नॉर्टन भी पूछ सकते हैं आपसे। अगर नॉर्टन पूछना होगा तो इसी सर्किट को क्या कर देंगे बेटा, शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करके। और हालांकि कुछ करना नहीं बेटे, अगर आपके पास VTH RTH पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं बेटे, आप निकाल सकते हैं क्या, नॉर्टन इक्विवेलेंट भी। ये हम आपको बताए हुए। तो जो आपका यहाँ पे सर्किट जो बन रही है बेटे, वो कुछ इस तरीके से, ये जो आपने रिप्लेस किया है, ये आपका पॉइंट ए और बी है बेटा, ध्यान रहे। ये आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका हो गया बेटा 3.75 और ये आपका हो जाएगा 12.5 वोल्ट। ये आपका इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोल रहे हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 ओम एंड हैज 10 वोल्ट्स। यहां पे बेटा वोल्ट्स और ओम में उल्टा, यहां पे 10 वोल्ट हैज 10 वोल्ट हैज 10 ओम रेजिस्टेंस, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 ओम एंड हैज 10 वोल्ट एट इट्स टर्मिनल
10 वोल्ट क्या है इसके बेटे टर्मिनल। फाइंड द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द लोड। उन्होंने बोला है बेटे, इस क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने बोला कोई वोल्टेज सोर्स है और उस वोल्टेज सोर्स का बेटा वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम। ठीक है, अच्छी बात है। उसमें मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर कर सकता है देखिए, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं बेटे ये। अच्छा, अब यहां पे क्या करते हैं बेटा, यहां पे 10 वोल्ट, यहां पे 10 ओम लिख लेते हैं। वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स में हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस आती है, ध्यान रहना चाहिए। अब यहां पे आप फ्री है बेटा, कोई लोड कनेक्ट कर सकते हैं, आरएल फ्री है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए बेटा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरएल मस्ट बी इक्वल्स आरएस, या यही तो क्या है बेटा आरटीएच, यही तो है। अच्छा ये है, और कितना बेटा 10 ओम, मतलब ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होगा पीएम, वो हो जाएगा बेटा वीटीएच, और वीटीएच की जगह पे क्या है वीएस, तो इसको हम लिख सकते हैं वीएस स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आरटीएच या 4 आरएल। तो वीएस का क्या वैल्यू होगी बेटा 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 10। अब बेटा यहां से देखिए एक 10 से एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया 10/4, और ये क्या आ जाएगा बेटा 2.5 वॉट। ध्यान रहे 2.5 वॉट, तो 2.5 वॉट ऑप्शन कौन सा है बेटे सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 2.5 वॉट सी, तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ इज दैट। देखिए बेटा ओम्स लॉ की कंडीशन पूछा, करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। बोल रहे हैं जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए वोल्टेज के प्रोपोर्शनल। ओम्स लॉ तो यही है। रेशियो ऑफ वी आई शुड बी कांस्टेंट। हाँ बेटे वी आई इक्वल्स क्या था आर था, और आर किसकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ठीक है, तो अगर आपने एक बार कंडक्टर ले लिया तो ये क्या होगा कांस्टेंट। ये भी सही आपको लग रहा है। द टेम्परेचर शुड वेरी एंड द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। अब बेटा ध्यान रखिए, ये जो दोनों ए और बी लिखे बेटा ये ओम्स लॉ की कंडीशन नहीं है, ये खुद ओम्स लॉ है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओम्स लॉ की कंडीशन। तो ओम्स लॉ सबसे पहले बोलता है क्या, इफ फिजिकल कंडीशन या फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर इज नॉट चेंज देन V is proportional to the I, or I is the proportional to the V। तो V proportional to the I या I proportional to the V, ये क्या है बेटा ओम्स लॉ है। लेकिन कंडीशन क्या है फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट में क्या आता है बेटा आप जानते हैं टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज नॉट चेंज देन ओनली V is proportional to I or I is proportional to V। बात समझ में आ गई। तो यहां पे बेटा ऑप्शन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन जो है वो है ऑप्शन डी, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तभी ये लॉज है, ए और बी क्या है बेटा लॉज है, कंडीशन क्या है टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। ठीक है, ये हो गया। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। आज बोल रहे हैं एक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा फ्लो की जाती है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, चार्ज पार्टिकल। बेटा कौन होता है इसमें सही, अगर कोई कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो होती है क्या बेटा वो किसके द्वारा होती है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन बेटा इस डायरेक्शन में है तो करंट की फ्लो क्या होती है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन होती है बेटा, और करंट क्या होती है बेटा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया बेटा सही। प्रोटॉन फ्लो नहीं होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन एंड आयन लिखा है तो ये कहां होता है बेटा गैसेस। अगर गैसेस होती बेटे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन, जो इसमें करंट फ्लो होगी वो दोनों के कारण हो सकती है। ठीक है, ठीक। तो यहां पे बेटा आपने दोनों आंसर टिक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली गैसेस पे आ गया बेटा, इसको हम नहीं कुछ भी बोलेंगे। बताइए बेटा इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए। इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। कुछ कहने की जरूरत। अब बेटा यहां पे क्या लिखा है, डी ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, सब आपका एप्रोप्रिएट आंसर। हमने इस पे नोट आपको दिया हुआ है, गैस के अंदर ये होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होता है बेटा कंडक्टर के अंदर होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, इसमें से बेटा किसके ऊपर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है
देखिए सेमीकंडक्टर के ऊपर, वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर या इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, बेटा आप जानते हैं क्या, ये तीनों ही नॉन लीनियर बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी, आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। किसी के ऊपर, इन तीनों के ऊपर, ए बी सी के ऊपर हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, तो ठीक है बेटे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following expressions satisfy the condition of maximum power transfer theorem? ऐसा कौन सा कंडीशन है जो क्या हो रहा है बेटा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बेटा यहां पे देखिए एक चीज मेंशन उनको और करनी चाहिए थी, वेयर जेडल डिनोट्स व्हाट, सोर्स इंपिडेंस, और जेडएस क्या डिफाइन कर रहा है बेटा, सोर्स रेजिस्टेंस। बेटा यहां पर जो इन्होंने लिखा हुआ है बेटे, अगेन यहां पे स्टार होना चाहिए था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको बस एक किसी क्वेश्चन बेटा आपको ये कर लेना है, क्या कर लेना है, स्टार लगा लेना, स्टार, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या, अगर जेडएल क्या है बेटा, लोड इंपिडेंस है, और जेडएस क्या है, सोर्स इंपिडेंस है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना हो जाएगा। तो अब बेटा क्या होगा, जहां जैसे कि हमने यहां पे बेटा करेक्शन किया है, तो इंपीडेंस के लिए बेटा यही होता है, ZL मस्ट बी इक्वल्स कॉन्जुगेट ऑफ ZS। यहां पर बेटा उन्होंने डायरेक्ट ZS लिख दिया, यहां पे स्टार होना चाहिए। ZL इक्वल्स RL, बेटा ZL इक्वल्स RL या XL इक्वल्स RL, ये उतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर आपने बोला कि लोड बेटा रजिस्टर, यहां पे देखिए ZL RL भी क्या होता है बेटा, लोड होता है, और ZL भी क्या होता है, लोड होता है। यहाँ XL भी क्या है, लोड है, और RL भी क्या है, सब लोड के ही कंपोनेंट। जबकि हमारा रिलेशन क्या होता है, लोड टू सोर्स, सोर्स टू लोड, तो दो ही रिलेशन जो है बेटा सोर्स और लोड के बीच में डिफाइन हो रहा है। और यहां बेटा आप ध्यान रहे ZS स्टार होता है, यहां पे मिस प्रिंट उन्होंने कर दिया हुआ है, ठीक है, ZS स्टार। तो ये आपका होता है, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर कब, जब लोड इंपिडेंस इज कॉन्जुगेट ऑफ ZS। मतलब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैसा ही कुछ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोड इंपिडेंस फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड, द सोर्स इंपिडेंस इज 8 + j4 ohms। तो बेटा यहां पे बोल रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ZS दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, 8 + j4। अब ZL क्या होता है बेटे, अभी आपने ऊपर लिखा है ये होता है, तो अच्छा ठीक है, तो 8 + j4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, देख लीजिए, ZL इक्वल्स, इसका रियल पार्ट वैसे ही रह जाता है बेटा, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -j4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, 8 - j4, ऑप्शन ए देख लीजिए बेटा, ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट ऑप्शन ये होगा। और बेटा अगर यहां पर आ जाए तो पावर अभी भी अगर निकाले तो पावर इंपिडेंस पे नहीं, पावर हमेशा रेजिस्टेंस पर ही निर्भर करेगा। तो यहां पर भी अगर P मैक्स की बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे VTH होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH, ठीक है, RTH ये ही पावर होगा, हमेशा पावर यही रहेगा, क्योंकि बेटा जो ये प्लस जे है माइनस जे है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास केवल और केवल रेजिस्टेंस का ही इफेक्ट बचेगा, ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल X एंड Y फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है बेटा, एक्स वाई के अक्रॉस क्या निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, तो एक्स वाई के अक्रॉस। तो बेटा थेवेनिन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी सोर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, डिसेबल। अगर बेटा सोर्स को डिसेबल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल, ये क्या हो गया, डिसेबल। अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो गया बेटा। अब देखिए बेटा ये 4 ओम और 8 ओम क्या हो गए, सीरीज में है कि नहीं, तो 8 + 4 क्या हो जाएगा बेटा, 8 + 4 12, तो ये आ जाए बेटा, यहां पे लिख लेते हैं 12 ओम, ठीक है, 12 ओम। अच्छा यहां पर एक्स वाई है, इसको रहने देते हैं बेटा, ये आपका एक्स वाई है, एक्स वाई, और दूसरी साइड क्या है बेटे, आपके पास 6 ओम, 6 ओम। अभी बेटा इसी मॉडल का हमने क्वेश्चन किया भी था, इसमें क्या हुआ था बेटा, बस यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड दे दिए हैं 3-3 रेजिस्टेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, आप देख रहे हैं क्या, ये 12 ओम जो है एक्स और वाई के बीच में ही तो कनेक्ट है, और ये 6 ओम भी कहां कनेक्ट है, एक्स और वाई के बीच में, तो ये दोनों, ये और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो आपको RTH अगर आप निकालेंगे बेटा, RTH तो क्या हो जाएगा बेटा, R1 R2, तो 12 × 6
डिवाइड बाय 12 प्लस 6। अच्छा, ये अगर सॉल्व करेंगे बेटा 12 इंटू 6 एज इट इज रखिए, और ये कितना हो जाएगा 18, और यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाए 3, और क्या आ जाएगा बेटा 4। आरटीएच कितना आ गया बेटा आपके पास 4 ओम। आरटीएच है 4 ओम। ऑप्शन देखिए बेटा कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब बेटा यहां पे वीटीएच भी पूछे तब भी निकाल सकते हैं। जब वीटीएच निकालेंगे बेटा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें करंट निकाल लीजिए, केवीएल लगाइए तो वीटीएच आ जाएगा। ठीक है, चाहे ये जो वोल्टेज बेटा इस टर्मिनल से कहां से कहां, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा वीटीएच। बात समझ में आ रही है बेटे? तो ये सारी बात अगर वीटीएच पूछे तब भी निकाल सकते हैं, आरटीएच पूछे तब भी आप निकाल, हालांकि आपने निकाल ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे। देखिए चौक बोल रहे हैं, चौक का मतलब होता है बेटा इंडक्टर या कॉइल। चौक आपने देखा ट्यूबलाइट में पहले चौक यूज करते थे, उसके अंदर इंडक्टर होता है। अ चौक ऑफ 20 हेनरी कैरी, 20 हेनरी यूनिट से पता चल रहा है बेटा इंडक्टर, कैरीज अ करंट ऑफ 600 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द चौक इज। अगर ये सब कुछ दिया है तो चौक में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, और एनर्जी क्या होती है बेटा, इक्वल्स हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल की वैल्यू क्या है बेटे 20 हेनरी। अब बेटा 6 मिली एम्पियर है तो 600 मिली एम्पियर, तो 600 मिली एम्पियर को 0.6 एम्पियर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटे 600 मिली एम्पियर इक्वल 0.6 एम्पियर, ये लिख सकते हैं। तो यहां से ये हो गया। अच्छा ये हो गया तो आप बेटा यहां पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको अगर बेटा स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.36, तो आपके पास क्या आ गया बेटा 3.6 जूल। 3.6 जूल आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन है बेटा डी। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपकी इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा स्टोर्ड रहेगी, किसके अंदर, चौक के अंदर, इंडक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन और शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेटा आप देखिए क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है बेटे, टेम्परेचर के ऊपर। ये हमने आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका यहां पे अगर टेम्परेचर दिया है तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है बेटा टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I4 फॉर गिवन जंक्शन इज। जो ये I4 करंट है बेटा वो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बेटा आप जानते हैं इसको क्या लगाना है आपके पास, KCL। आपको क्या अप्लाई करना है KCL। KCL जैसे अप्लाई करेंगे बेटा हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। तो यहां देखिए I1 I2 I3 I4 सबकी वैल्यू बेटा दी हुई है, I4 पूछा है। अब अगर हम I1 की बात करें बेटा, I1 क्या है आउटगोइंग करंट, तो आउटगोइंग करंट है तो क्या लिखते हैं प्लस, इनकमिंग करंट को KCL के लिए क्या लिखते हैं नेगेटिव, आउटगोइंग को पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा +4। ये I2 क्या है बेटा देखिए इनकमिंग है तो यहां पे क्या लिखेंगे -2। I3 क्या है बेटा आउटगोइंग, आउटगोइंग कितना है 3 एम्पियर तो +3। I4 क्या है बेटा इनकमिंग, इनकमिंग है तो क्या लिखेंगे -I4। I5 क्या है बेटा आउटगोइंग, आउटगोइंग कितना है +8। और I6 क्या है बेटे देखिए इनकमिंग, और इनकमिंग कितना है बेटा -7 और मस्ट बी इक्वल 0। KCL तो यही बोलता है, KCL क्या बोलता है बेटे एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट मस्ट बी इक्वल 0। ठीक है, तो 0 कर दिए बेटा। अब यहां पर बेटा सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा देख लीजिए। तो यहां पर आप देखिए जो पॉजिटिव है यहां पे 8 और -7 इसको कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा +1। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा यहां पे देखिए -2 +3 तो यहां पे भी क्या आ गया +1। बात समझ में आ गई? अच्छा अब यहां पे आ गया बेटा +4 +1 +1 तो आप लिख सकते हैं 6 - I4 मस्ट बी इक्वल 0, या I4 इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। बात समझ में आ गई? I4 इक्वल बेटा आपके पास आ गया, ये -I4 उस साइड जाएगा +I4, ये 4 +1 +1 6, तो I4 की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटे 6 एम्पियर। तो ऑप्शन क्या है बेटे 6। बेटा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो आप यहां पे C इज द राइट ऑप्शन, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है? तो आप जानते हैं क्या हो जाए बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है क्या, एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी। जो एप्सिलॉन क्या है बेटा, एप्सिलॉन आप ध्यान दीजिए, ये क्या था, परमिटिविटी। ए क्या है, प्लेट एरिया। डी क्या है, सेपरेशन। तो ये होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, फैराड। पैरेलल प्लेट के बारे में आपको हमने बताया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटे, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन, 26। There are n resistances, each are connected in parallel and having value R with equivalent resistance of X। उन्होंने बोला क्या, R रेजिस्टेंस है, उन सबको आपने क्या किया है, पहले पैरेलल में, सॉरी यहां पे पैरेलल में R रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किए तो आपको जो इक्विवेलेंट मिला बेटा वो बोल रहे हैं X। आप जानते हैं बेटा, अगर R है, सबकी वैल्यू R और कितने हैं बेटे, कितने हैं, N रेजिस्टेंस है, तो X इक्विवेलेंट आया तो X इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, R बाई N, ये लिख सकते हैं पैरेलल। तो उसका इक्विवेलेंट उन्होंने दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन दीज N रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज? अगर इन्हीं को क्या कर दिया जाए बेटा, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो सीरीज बेटा आप कनेक्ट करेंगे तो जो R इक्विवेलेंट आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, N इंटू R। क्या आ जाएगा बेटा, N इंटू R। अब बेटा N इंटू R आएगा, लेकिन N इंटू R के टर्म में कोई है ही नहीं है, तो ऑप्शन पता नहीं है कि नहीं, देखते हैं बेटा। N इंटू R के टर्म्स में आया है, और यहां से बेटा अगर R के लिए सॉल्व कर लें तो R इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, NX लिख सकते हैं, NX, N इंटू X। तो यहां पे R इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या आ जाएगा बेटा, N। R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NX। तो यहां पे क्या आ गया बेटा आपके पास, N स्क्वायर X। तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा N स्क्वायर X। और कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये डी बेटा आपका, डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी, N स्क्वायर X। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे। इन्होंने बोल रहे हैं क्या, डिटरमाइन द हीट डिसिपेटेड थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 5 सेकेंड। बोल रहे हैं एक कोई कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, और इसके थ्रू आपने करंट पास कराया कितने का, 1 एम्पियर का, और कितने समय के लिए, 5 सेकेंड के लिए, सॉरी 5 सेकेंड के लिए। अगर 5 सेकेंड के लिए अगर आपने पास कराया है करंट को कितने का, 1 एम्पियर, तो कितना हीट डिसिपेट कर देगा इन जूल। तो बेटे आप देखिए, आप बेटा यहां पे इसको निकालने के लिए बहुत कठिन नहीं है। आप देखिए रेजिस्टेंस दिया है और क्या दिया है बेटा, रेजिस्टेंस दिया है और क्या दिया है, करंट। तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस हो और क्या हो, करंट हो, तो क्या लिख लेंगे, I स्क्वायर R। अच्छा ये तो हो गया पावर। अच्छा पावर 1 की वैल्यू पर आई की वैल्यू क्या है बेटा, 1 स्क्वायर। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 10, और ये कितना आ गया बेटा आपके पास, 10 वाट। इसका मतलब होता है 10 जूल पर सेकेंड, इसी को तो वाट बोलते हैं। ठीक है, आपको एनर्जी चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, P इंटू टी। अच्छा P की वैल्यू क्या है बेटा, 10, और T की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास है 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 50 जूल। 50 जूल ऑप्शन कौन सा है बेटे, ये ऑप्शन ए इज द राइट। 50 जूल एनर्जी क्या कर देगा बेटा, डिसिपेट कर देगा। कौन, कंडक्टर, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो। ठीक है, नेक्स्ट 28 का पूछ रहे हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। कौन सा एक्टिव एलिमेंट है किसी सर्किट में, अगर ये लगे हैं कौन सा एक्टिव एलिमेंट हो जाए। कैपेसिटर क्या एक्टिव एलिमेंट होता है बेटा, नहीं। रजिस्टर नहीं, इंडक्टर नहीं। क्या होता है बेटा, करंट सोर्स। करंट सोर्स ही क्या करता है बेटा, लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी क्या करता है, सप्लाई कर सकता है। तो हमने लिखा है भी बेटा, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। जबकि ये तीनों क्या है बेटे, पैसिव एलिमेंट। इनको क्या पहला एनर्जी देना पड़ता है, फिर क्या होंगे, चार्ज होंगे, एक साइकिल में दूसरे साइकिल में रिटर्न करेंगे। ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी भी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा बेटा ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। करंट सोर्स क्या होता है, एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखिए, इन्होंने बोला है 29, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज। बड़ी बात,
करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इनका अगर आइडियल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? देखिए, करंट सोर्स होता है बेटा, आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। और अगर उसके पास प्रैक्टिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ऐसे। ये हो गया बेटा आरएस, ये हो गया आई। तो जो करंट सोर्स होता है बेटा, अगर आपने यहां पे लोड कनेक्ट करेंगे तो यहां जो करंट आएगी बेटा आरएस के थ्रू जाएगी और कहां जाएगी? आरएल के थ्रू। लेकिन हम चाहते हैं क्या, अगर आइडियल है तो आई करंट टोटल ट्रांसफर कहां होना चाहिए बेटा? ये मान लेते हैं इधर लोड है तो लोड में ट्रांसफर होना चाहिए आरएल में टोटल। तो इसका अंदर ये रेजिस्टेंस अगर हम हटा दें किसी तरीके से, ये वाला रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस वहां पे जाए, तो टोटल करंट यहां पे जाएगा कि नहीं? जाएगा। इसका मतलब ये अगर ओपन सर्किट हो जाए तो टोटल करंट कहां पे जाएगा? आरएल के थ्रू। और ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आइडियल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए बेटा आरएस, उसका क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। ऑप्शन देखिए बेटा है क्या? हाँ, डी देखिए बेटा क्या होना चाहिए? ये डी ऑप्शन आपका जो डी है वो राइट है, इनफाइनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स क्या होना चाहिए बेटा? इनफाइनाइट। अगर बेटा यही गलती से वोल्टेज सोर्स होता तो क्या होता? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, वोल्टेज सोर्स 0। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूछे बेटा, वोल्टेज लॉ क्या किस पे बेस्ड होता है बेटे? वोल्टेज लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वोल्टेज लॉ पूछा है बेटा उन्होंने, वोल्टेज लॉ मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यही अगर पूछ लेते हैं कि करंट लॉ होता है तो क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये सब बेटे क्या हो गए? क्वेश्चंस हो गए जो आपके टेस्ट में आए हैं बेटे। तो बेटा आपको क्या देखना है, क्वेश्चन को जब भी करें बेटे, भले ही आप अगर टेस्ट में कुछ बच्चे क्या है मिस्टेक भी हो रही है बेटा, आप उसका सोल्यूशन देखिए। हाँ बेटा, कहीं पे मिस प्रिंट हुआ है या कहीं डाउट है कि उसका सोल्यूशन बेटा उन्होंने प्रिंट सही नहीं किया है, तो आप उसके लिए बेटा हमें मैसेज कर सकते हैं। हम बेटा आपको क्या करें, सारे आपके डाउट क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप बेटा कभी भी हेजिटेट ना करें। अगर कुछ भी आपको क्या होता है इन क्वेश्चन में, देखिए बेटा हमने भी देखा 1-2 मिस प्रिंट था, तो उसी तरीके से बेटा अगर आपको कहीं लगता है कि टेस्ट सीरीज के अंदर हाँ ये चीजें हम ऐसे सोचते हैं लेकिन यहां पे ऐसे कैसे आ गए, तो आप उसको क्लैरिफाई करें। हालांकि बेटे सारे क्वेश्चन जितने आए टेस्ट सीरीज में हम सब सॉल्व करके आपको देंगे बेटा, वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आप बेटा इन सबको भी बेटा रिवाइज करिए। ये हमें लगता है बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे आप बहुत सारी चीजें सीखे भी होंगे थोड़ी, और आपको बेटा रिवीजन में भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है बेटे, तो आप क्या करें बेटा, नेक्स्ट टेस्ट को देने से पहले बेटे एक बार बेटा ओवरव्यू करके ही जाइए। जिस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा रिवीजन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और बेटा फास्ट रिवीजन तभी होगा बेटा जब आप एक बार अच्छी से उसको पढ़े रहते हैं। और बेटा रिवीजन मतलब रिवीजन पढ़ने से ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। आप कितना पढ़ते हैं बेटा ये मैटर नहीं करता, पढ़ने के बाद कितना रिकॉल कर पाते हैं एग्जाम में ये मैटर करता है। थोड़ा ही पढ़ें लेकिन टोटल रिकॉल होना चाहिए, ऐसा आप पढ़ाई करिए बेटा। कुछ बच्चे हमारे क्या करते हैं, उनको यूनिवर्सिटी की जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाते हैं, वो क्या करते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 100 नंबर का आता है, 100 नंबर अटेम्प्ट करना है, और वो क्या करते हैं कुछ भी लिख के आते हैं, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता है। बेटा यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां पे 100 नंबर अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको इस एग्जाम को क्या करना बेटा, क्वालिफाई करना है, नेक्स्ट स्टेज के लिए मूव करना है। तो यहां पे 100 पे 100 नहीं है बेटा, जितना पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा आप लेक्चर के साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।